Hello, good evening to everyone. My name is प्रीति अधाना, एग्रीविल एग्रीकल्चर अकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमने इससे पहले जो हमारी क्लासेस थी, वो हमारी क्रॉप फिजियोलॉजी थी जो कि खत्म हो गई थी। उसमें हमने जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी क्लासेस जो थी वो 22 अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्लासेस हुई थी, ठीक, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस थी, इवेपोरेशन था, रेस्पिरेशन था, ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो जैसे कि मैंने आप सबसे बोला था कि इस क्लास के बाद में हम लोग, हाँ, इस क्लास के बाद में हम एक टेस्ट सीरीज चलाएंगे, जिससे कि क्या होगा कि आप भी एक तरीके से ऑब्जर्व कर लोगे ये सब चीजें कि मतलब आ, आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी कैसी तैयारी चल रही है, आपने कितना पढ़ा है। क्योंकि मैंने आपसे बताया था जो हमने क्लासेस ली थी, जो हमने नोट्स बनाए थे, वो इस बेसिस पे बनाए थे, बिल्कुल आपके एग्जाम को देखते हुए। एक एग्जाम पर्पज से हमने वो सारे नोट्स को तैयार किया था। जैसा कि हम बताते हैं कि जब भी नोट्स बनाते हैं हम पूरी मेहनत करते हैं, और वो मेहनत इसीलिए होती है कि कोई भी पॉइंट है वो मिस ना हो जाए, सारे ही पॉइंट्स क्या हो जाए, कवर हो जाए। इसीलिए जो भी हम नोट्स या क्लासेस वगैरह थी, बिल्कुल फोकस्ड होकर एग्जाम के लिए ही कर रहे थे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। टेस्ट सीरीज जो है नंबर 1 है, ठीक है, फर्स्ट नंबर वाली आज सीरीज है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है जो आपका टेस्ट सीरीज का है, वो क्या है कि विच पिगमेंट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए मुख्य रूप से कौन सा ऐसा वर्णक है जो जिम्मेदार है। हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी कह सकते हैं कि प्रक्रिया है, जिसके अंदर क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। क्या किसकी उपस्थिति में बनाते थे, क्या चाहिए होता था, लाइट, CO2 एंड वाटर चाहिए होता था। ऐसा कौन सा वर्णक है जो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब क्या ऐसी चीज थी जो उस लाइट को क्या कर रही थी, कैच कर रही थी, उसके बाद फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो रही थी, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो बताइए क्या होगा उसमें से। फर्स्ट क्लोरोफिल, सेकंड कैरोटीन, जेंथोफिल या एंथोसाइनिन, इनमें से बताइए क्या चीज होगी, ठीक। तो हमारा जो इसमें आंसर क्या था, इसमें आंसर है हमारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल था, उसमें हमने A B C काफी सारे पढ़े थे, कैटेगरीज पढ़े थे, कौन सा कहाँ पे यूज होता, ठीक है ना। तो क्लोरोफिल था जो क्या कर रहा था, ये रेस्पॉन्सिबल था फोटोसिंथेसिस के लिए। तो बाकी कैरोटीन, जेंथोफिल वगैरह ये सारे क्या थे, कलरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल थे। और हमने एक एंथोसाइनिन को उसमें भी पढ़ा था, जिस टाइम पे हमने फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, जो उसमें पेटल्स थे, उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से उनके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो। मैं आपको हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ें, आपको रिलेट करना है उस चीज को। क्योंकि हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सब एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। अगर आप हर चीज को थोड़ा कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो वो आपको इजीली और जल्दी याद भी होगा, ठीक है। तो वो कौन सा था, रिस्पॉन्सिबल था क्लोरोफिल, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है। स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्लांट की लीफ में होते हैं। अभी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें एक चीज और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैं आपको साथ के साथ बता देती हूँ। बेसिक सा होता है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट के जो प्लांट अपना फूड बनाते हैं, कौन सा पार्ट होता है, तो प्लांट की लीफ होती है, ठीक है। तो स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लांट की लीफ में प्रेजेंट होते हैं। की बात आती है कि इनका मेन फंक्शन क्या होता है। तो आंसर अगर ऑप्शंस देखें, क्या फोटोसिंथेसिस होता है, क्या ट्रांसपायरेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, या ग्रोथ होती है, ठीक है। तो इनमें से अगर हम सब में से देखें, तो स्टोमेटा का मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन उसका होता है ट्रांसपायरेशन, यानी कि वाष्पोत्सर्जन। हमने पढ़ा था वाष्पोत्सर्जन पढ़ा था कि जब सनलाइट इस पे पड़ती है, तो उसमें प्रेजेंस में क्या होता है, जो वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है सनलाइट के थ्रू, ठीक है ना।
तो ये इनका मेन फंक्शन होता है। बाकी फोटोसिंथेसिस भी उसी के अंदर ही होती है, लीफ के अंदर होती है, लेकिन इनका ये मेन फंक्शन नहीं है। ठीक है, श्वसन अलग चीज है, ग्रोथ अपने आप में अलग चीज है। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रांसपायरेशन इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो सीरीज का तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है? विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव? कौन सी प्रक्रिया पानी को जड़ों से पत्तियों तक ले जाने में शामिल होती है? ठीक है, जड़ों से पत्तियों तक ले जाने में कौन सी प्रक्रिया क्या होती है? शामिल होती है। तो क्या ट्रांसलोकेशन होती है यानी कि स्थानांतरण, या ट्रांसपायरेशन होती है कि वाष्पोत्सर्जन, ओस्मोसिस होती है, प्रासरण, या गटेशन होती है? देखिए ये जो चारों ही ऑप्शंस हैं, ठीक, ये अपने आप में सब अलग ही हैं, अलग एक मीन रखते हैं। इसमें है जो हमारा क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें मूवमेंट में जो जड़ों से पत्तियों तक पानी ले जाने में क्या होते हैं? रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, तो अगर मैं इसमें आंसर देखूं तो क्या होता है? हमारा ट्रांसपायरेशन है। यही तो एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि क्या होता है कि हम्म ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, जो वाटर होता है वो तभी तो लीफ से क्या होता है, जिस टाइम पे सन स्टोमेटा खुलते हैं, सनलाइट उन पे पड़ती है तो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, उसी से तो होता है। ट्रांसलोकेशन अलग चीज है। ओस्मोसिस, ओस्मोसिस में क्या होता है? ओस्मोसिस भी एक ऐसी प्रक्रिया की जिस टाइम पे ट्रांसपायरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, सन के एब्सेंस में जो प्लांट होते हैं अपना वाटर जो लॉस कर देते हैं, तो उसकी भरपाई के लिए उनके अंदर क्या होता है? ओस्मोसिस होता है। क्या है इसकी डेफिनेशन? हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरह मूवमेंट होता है चीजों का या वाटर का। ठीक है ना। गटेशन क्या है? ये भी एक मात्रा है कि जिस टाइम पे जो प्लांट्स है एक्स्ट्रा पानी को क्या कर देते हैं? एक्सक्रीट कर देते हैं भारी मात्रा में लीफ के ऊपर। आप देखते हैं ना सुबह के टाइम पानी दिखाई देता है ना, जब सुबह सुबह उठते हैं आप तो वाटर की लीफ पे पानी दिखाई देता है, तो इसमें भारी मात्रा में पानी निकलता है, यानी कि एक्स्ट्रा वाटर को क्या कर देते हैं? वो लीव कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर है कि ऐसी जड़ों से जो पानी को मतलब जड़ों से पत्तियों तक ले जाने में, तो हमारा वाष्पोत्सर्जन है यानी कि ट्रांसपायरेशन है। ठीक है। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें आपको क्या करना है कि जितने भी ऑप्शंस हैं उन सब के आंसर आपको पता होना चाहिए। इससे क्या होगा का एक क्वेश्चन के साथ में चार चार क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। देखिए स्टडी है ना, उसका एक अपना तरीका है। कुछ भी काम कीजिए उसको दिल लगा के कीजिए, मन लगा के कीजिए। जब उसको मन लगा के आप करेंगे तो आपका इंटरेस्ट पैदा होगा। इंटरेस्ट पैदा होगा तो वो आपके लिए एक बेनिफिशियल साबित होगी। और आप कहीं भी जाएंगे, कोई भी एग्जाम में बैठेंगे, क्योंकि साइंस के क्वेश्चंस, जनरल साइंस के तो हर जगह क्वेश्चंस लगते हैं, तो आप उसको कभी नहीं भूलोगे। ठीक है ना। अब चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। विच एंजाइम इज क्रूसियल इन द केल्विन साइकिल? ठीक है, केल्विन चक्र में कौन सा एंजाइम महत्वपूर्ण है? ठीक है। अब देखिए हमने जिस टाइम पे फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी, तो हमने उसमें दो तरह की रिएक्शन पढ़ी थी। एक हमने लाइट रिएक्शन पढ़ी थी, एक हमने डार्क रिएक्शन पढ़ी थी। जो कि जैसे कि मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि डार्क लाइट जो होती है, लाइट की जो सूर्य की जो सन की जो लाइट होती है उस प्रेजेंस में होती है। लेकिन इसको लाइट रिएक्शन बोल दिया। दूसरी रिएक्शन थी डार्क रिएक्शन। इसका मतलब ये डार्क उसका बोला, इसका मतलब ये नहीं कि वो रात में होती है, नाइट में होती है, वो भी दिन में होती है। बस क्या होता है कि एक तरीके से लाइट से थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए उसको डार्क बोल दिया कंपैरिजन वाइज। जो लाइट रिएक्शन से प्रोडक्ट बनता है वो किस में यूज होता है? डार्क रिएक्शन में। ठीक है ना। हम फोटो सिस्टम 1 और 2 पढ़ते हैं। ठीक, तो उसमें क्या था, एक हमने केल्विन चक्र के बारे में पढ़ा था। ठीक है, केल्विन साइकिल के बारे में पढ़ा था, या तो इसको केल्विन साइकिल बोल दो, C3 साइकिल बोल दो। ठीक है ना। तो हमने ये पढ़ा था, डार्क रिएक्शन में हमने पढ़ा था। उसमें क्या था कि इसमें एक एंजाइम ऐसा था इस साइकिल में कि जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो था, रोल था, वो प्ले कर रहा था। ठीक, इसमें कौन सा था? पढ़ लेते हैं। रूबिस्को, एमाइलेज, कैटालेज या पेप्सिन। अब इनमें से आप देखिए, हम
गौर करके देखे तो इसमें आंसर हमारा क्या है? रूबिस्को एंजाइम था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है। ये एंजाइम था जो कि क्या कर रहा था, रोल प्ले कर रहा था। जिस टाइम पे CO2 आ रही थी उसको कैच कर रहा था, उसके साथ कार्बोक्सिलेशन कर रहा था, ठीक है ना। और किसका था ये? उसके साथ में फिर करके CO2 को साइकिल के अंदर लेके आ रहा था। तो बहुत ही क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्या है, एंजाइम है। तो ये चीजें पूछ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। चलिए। सॉरी। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर ग्रोथ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू लाइट? ठीक है। हम्म। प्रकाश के प्रतिक्रिया में वृद्धि आंदोलन को क्या कहते हैं? मतलब जो मूवमेंट होता है लाइट की डायरेक्शन में, उसको क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है फोटोट्रोपिज्म, दूसरा है जियोट्रोपिज्म, तीसरा है थिग्मोट्रोपिज्म, फोर्थ है हाइड्रोट्रोपिज्म। इसमें जो कि नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है ना। इन्होंने पूछा है लाइट, लाइट के मूवमेंट के लिए। तो फोटो, फोटो का मीन्स क्या होता है? लाइट, ठीक है ना। जियो का मतलब देखें तो इससे ग्रेविटेशनल चीजें फील वो बात चलती है। थिग्मो मैकेनिकल, हाइड्रो वाटर, ठीक है। इसमें अगर लाइट से रिलेटेड बोले कि प्रतिक्रिया किसकी दिशा में लाइट के प्रति कौन सा वर्ड यूज होगा, तो हमारा वो कौन सा होगा? फोटोट्रोपिज्म, यानी कि प्रकाशानुवर्तन, ठीक है। सबका नाम से ही क्या हो रहा है, पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन दैट प्रोमोट सेल डिवीजन? ऐसा निम्नलिखित में से कौन सा पौधा हार्मोन हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? हमने हार्मोन्स पढ़े थे, ठीक है। और उसमें हमने जितने भी सारे हार्मोन्स थे उनके सबके अलग अलग वर्क पढ़े थे। चलिए इनमें ऑप्शंस में देखते हैं कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो प्लांट में सेल डिवीजन में क्या है, इन्वॉल्व होता है। पहला है ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा है साइटोकाइन, और डी है हमारा क्या है, इथाइलिन। इनमें से जब हमने हार्मोन पढ़ा था, ये वाला था ये इसमें भी टिप वगैरह के लिए रेस्पॉन्सिबल था। जिब्रेलिन हार्मोन था, ये भी नहीं। साइटोकाइनिन हार्मोन था। इथाइलिन आपका फूल फल वगैरह पकने में इन्वॉल्व होता था। साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन था जो सेल डिवीजन में क्या था, इन्वॉल्व था, रेस्पॉन्सिबल था सेल डिवीजन के लिए, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, साइटोकाइनिन, ठीक। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट? ठीक है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक स्थान क्या है? देखिए, जो मैंने आपको शुरू में स्टार्टिंग में बताया था वो क्वेश्चन भी इसमें मौजूद है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, ठीक है। तो सब कौन सा है? स्टेम, रूट, लीव्स या फ्लावर? तो कौन सा वाला ऑप्शन है इसके अंदर? लीव्स, पत्तियां होती हैं, उन्हीं के अंदर क्या पत्ते, उसमें मेसोफिल सेल्स होते हैं, मेसोफिल से क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में उसकी क्या होती है, रिएक्शन होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उसके अंदर चलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एंकरेज एंड एब्जॉर्प्शन? पौधों के किस भाग का कार्य स्थिरता और अवशोषण है? जो प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, तो उसका ऐसी कौन सी चीज है जो क्या है, रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? स्थिरता के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए। तो आपको पता है वो क्या चीज है? चलो ऑप्शंस देखते हैं। क्या लीव्स है, स्टेम, रूट या फ्लावर्स? तो इसमें आंसर क्या होगा? उसके अंदर होगा जड़ें, उसकी जो रूट्स होती हैं वो ही चीजों को क्या करती हैं, मिनरल्स वगैरह कुछ भी होती है, वाटर वगैरह सब कुछ एब्जॉर्ब करती है। इसी की वजह से एक प्लांट क्या रहता है, स्थिर रहता है, एक जगह स्थिर रहता है, ठीक है। तो वो जड़ें हैं उसकी, इसीलिए बोला जाता है। इंसान की भी अगर बात की जाती है कि जो जड़, जिसकी जड़ें मजबूत होती हैं उसके अंदर स्थिरता होती है। जड़ें मजबूत का मतलब क्या होता है? जिस इंसान के अंदर संस्कार होते हैं, धैर्य होता है, और
एक सरगुण संपन्नता होती है, मतलब उसको एक विवेकपन उसके अंदर होता है। तो उसको बोलते हैं कि इस इंसान की जड़ें मजबूत है, इसको कोई हिला नहीं सकता। ठीक है ना? उसी तरीके से एक प्लांट होता है, उस प्लांट की जड़ें ही जो होती हैं उसको एब्जॉर्ब करने में चीजों को और स्थिरता लाने में क्या होती है, सहायक होती है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, सी, रूट्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट डज द केल्विन साइकिल अकर। क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में केल्विन साइकिल जो चक्र होता है, अभी हमने पढ़ा था कौन सा एंजाइम उसमें इन्वॉल्व था, रूबिस्को। ठीक है, अब इनका है नेक्स्ट कि किस पार्ट में होता है। जिस टाइम पे मैंने आपकी क्लास ली थी, और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी मैं पढ़ाती हूँ आपको पेन और कॉपी साथ लेके रखनी है। ठीक है, तो मैंने उस टाइम पे बताया था कि जो भी साइकिल चल रही है वो कहाँ चल रही है, कौन से एंजाइम्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, क्या क्या चीज उसके अंदर, कितनी एनर्जी लग रही है, कितना उसके अंदर एनर्जी खर्च हो रही है, कितनी लग रही है, सब कुछ आपको उस चीज को नोट करना। तो देखिए क्वेश्चन है किस भाग में हो रहा था। ठीक है, तो थाइलाकॉइड में, स्ट्रोमा में, ग्रेना में या ल्यूमेन में। मैंने इसमें से जो आंसर होगा, हमें पता था जिस टाइम पे उसकी लाइट रिएक्शन हुई थी वो कहाँ हुई थी, वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में हुई थी। ठीक है, जहाँ पे फोटोलाइसिस हुई थी। ठीक, उसके बाद जो केल्विन साइड थी, डार्क रिएक्शन थी, वो कहाँ हुई थी, स्ट्रोमा में हुई थी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ इन्होंने केल्विन साइकिल पूछा, ये भी पूछ सकता है कि फोटोलाइसिस किस जगह हुई थी, तो वो कहाँ हुई थी, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which process is responsible for the upward movement of water in plants। ठीक है, तो पौधों में पानी के ऊपर की ओर गति के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार होती है। पानी जड़ों से ऊपर जाने में, लीव्स तक, स्टेम सब तक, मतलब जो भी चीजें हैं उसके लिए कौन सा ऐसा इसके अंदर प्रोसेस है जो क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो बहुत से स्टूडेंट्स एकदम से क्या लगा देते हैं, किसी का क्रिया यानी कि कैपिलरी एक्शन लगा देते हैं, क्योंकि बायो में सॉरी लैब में क्या कराया जाता है, एक्सपेरिमेंट भी कराया जाता है, केसिका नली का कैपिलरी एक्शन भी कराया जाता है कि किस तरीके से कैपिलरी होती है, क्योंकि जो जड़ों के अंदर पावर होती है ना वो वाली, कि ऐसे तो एकदम से वो उतर जाता है। लेकिन हमने अभी भी पढ़ा था ट्रांसपायरेशन भी ये वाला काम करता है, कैपिलरी एक्शन है ही है, और रूट प्रेशर तो है ही है, ये नहीं होगा तो उसमें किस तरीके से वाटर ऊपर जाएगा। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं देखूं तो सारे ही क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। तो इसको मैं क्या बोल दूंगी, ऑल ऑफ द अबव। सभी, चाहे वाष्पोत्सर्जन खिंचाव हो, चाहे केशिका क्रिया हो, चाहे जड़ दबाव हो, उपरोक्त सभी क्या है, रेस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, वाटर को जड़ से ऊपर प्लांट में, पूरे पार्ट्स में, स्टेम और लीव्स में ले जाने के लिए। ठीक है, चलिए तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मॉलिक्यूल विच मॉलिक्यूल एक्ट्स एज द एनर्जी करेंसी इन प्लांट सेल्स। पौधों की कोशिकाओं में ऊर्जा मुद्रा के रूप में कौन सा अणु कार्य करता है, करेंसी। ठीक है, चाहे प्लांट्स हैं, हम है, सबको क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी ही होता है भाई, पहले उसके अंदर कुछ भी काम होगा एनर्जी को लेकर आइए, उसको खर्च कीजिए तब उस काम को होगा। जैसे हम लोग हैं, हम लोग अगर कुछ भी सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, करेंसी होनी चाहिए। ठीक है ना, बिना उसके हमें कोई चीज नहीं मिलेगी। उसी तरीके से प्लांट्स होते हैं, इसमें इनमें भी क्या, अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आपको मैं यहाँ पे पढ़ा पा रही हूँ, तो ये भी एक एनर्जी का है, यूज है। एनर्जी मेरे अंदर नहीं होती तो मैं खड़ी ही नहीं हो पाती। ऐसे प्लांट के अंदर क्या चीज है ऐसी, मैंने पढ़ाया था आपको, ए है एटीपी, एनएडीएच, एफएडीएच2 या फिर जीटीपी। तो इसमें ऑप्शन क्या था, हमने पढ़ा था कितना होता है, एटीपीज। हमने पढ़ा था कि फाइनल जब रेस्पिरेशन खत्म करते तो हम कितने एटीपी तक पहुंच गए थे, 38, 38 एटीपीज। ये सब जाके बनी थी फोटोसिंथेसिस, सारी चीजों के कंप्लीट ईटीसी वगैरह कंप्लीट होने के बाद में 38 एटीपीज हमारे पास आई थी। तो ये ही चीजें क्या होती हैं, जो
एक तरीके से ऊर्जा मुद्रा के रूप में कार्य करती हैं, ठीक है ना, एटीपीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। विच प्लांट हार्मोन इज इन्वॉल्व इन फ्रूट राइपिंग। देखिए क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलते हैं, इसलिए मैं आपसे बोल रही थी कि जिस टाइम पे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जितने भी उसके चार विकल्प हैं, उसके ऑप्शंस हैं, उन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हम उससे चार क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाते हैं। तो पहला ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या फिर इथाइलिन, ठीक है। तो मैंने कौन सा बताया था, कौन सा होता है, इथाइलिन। ये क्या होता है, फलों में के पकने में क्या होता है, शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विच इज द मोस्ट अबंडेंट गैस रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है, सर्जित होती है, कौन सी गैस सबसे ज्यादा निकलती है। हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में, जिस टाइम पे हम अब वो पढ़ते हैं, ये रिएक्शन चलती है, उसमें क्या होता था कि CO2, H2O और लाइट, इनकी प्रेजेंस में क्या होता था, फोटोसिंथेसिस होती थी। क्या रिलीज होती थी, हमें क्या मिलता था, हमें मिलता था उसमें O2 रिलीज होती थी, तो ठीक है। तो ऑप्शन देखे, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑक्सीजन। क्या मिलती है हमें प्लांट से, हमें प्लांट से ऑक्सीजन ही मिलती है, और हमसे उनको क्या मिलता है, CO2 मिलता है, ठीक है ना। चलिए रिएक्शन भी आपने पढ़ी होगी, ठीक है ना, C6H12O6, और उससे बाद में क्या मिलता है, ग्लूकोज, और क्या C6H12O6, और क्या मिलता है उसमें हमें, ग्लूकोज और O2। जो O2 क्या हो जाती है, वातावरण में रिलीज हो जाती है, ठीक है ना। और वैसे इन्वॉल्व क्या होते हैं, पानी और CO2, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट टाइप ऑफ लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा प्रकाश सबसे ज्यादा क्या है, प्रभावशाली है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि हमें पत्तियों का रंग हरा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो हरे रंग को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो अगर इनमें से हम देखें, ग्रीन, रेड, ब्लू या बोथ, रेड और ब्लू, हमें इसमें पता था, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा सही। कौन कौन सा, रेड और ब्लू, ये ही सबसे ज्यादा थे, जो इनकी ही तरंग दैर्ध्य ज्यादा थी, जो रेस्पॉन्सिबल थे किस चीज के लिए, फोटोसिंथेसिस को इफेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है। ग्रीन कलर क्या है, तो रिफ्लेक्ट हो जाता था, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सी फॉर प्लांट्स। ठीक है, हमने पढ़ा C3 C4 कैम प्लांट्स, हम इसके अंदर पढ़े थे। और मैंने भी बताया था, अभी भी मैंने बताया आपको कि कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, और किस क्या क्या उससे प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसके अंदर किस में होती है, ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं, राइस, व्हीट, मेज या बार्ले। तो कौन सा होगा इसके अंदर, मेज यानी कि मक्का। C4 प्लांट्स थे, इसमें क्या चीज थी, जो CO2 को क्या लेके आ रही थी, साइकिल के अंदर लेके आ रही थी, पैप, फोस्फोइनोल पाइरुवेट, ठीक है ना, ये था। और इसकी के इन्हीं के कार्बोक्सिलेशन से क्या बना, ऑक्सिलो एसिटेट एसिड था, आगे जाके मिलेट वगैरह में कन्वर्ट हो रहा था। तो ये एंजाइम इसके अंदर क्या था, इन्वॉल्व था, अगर क्वेश्चन बनता है। और हमने अभी केल्विन साइकिल देखी थी, उसमें कौन सा चल रहा था, उसके अंदर था रूबिस्को, ठीक है। तो ये एंजाइम आपको याद रखने हैं, तो वो कौन सा है, मक्का है। मक्का है ऐसा जो C4 प्लांट में काउंट होता है। C4 क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो बनने वाला आगे इनसे कार्बोक्सिलेशन से जो ऑक्सोलेट बनेगा 4 कार्बन का बनेगा। केल्विन साइकिल को C3 क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके जो रूबिक्सको के कार्बोक्सिलेशन से जो आगे जाके प्रोडक्ट बना था, वो 3 कार्बन में डिवाइड हो जाता है, ठीक। चलिए तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने क्या किया था कि इनको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या था, डिवाइड किया था, क्योंकि क्लास बड़ी हो जाती है, क्वेश्चंस ज्यादा हो जाते हैं, तो समझ नहीं आते, इसलिए इनको पार्ट्स में लेके हम लोग चले थे, ठीक।
तो ये आज की सीरीज यहीं खत्म होती है। और जैसे मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि खूब मेहनत कीजिए, मन लगा के पढ़िए, ठीक। और इस चैनल हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास तक पहुँचाइए। हम लोग लाइव क्लास चलाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारी जो क्लास है आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो और आप अपने मतलब जो आपका एग्ज़ाम है वो आप अच्छे से क्लियर कर पाएँ। उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कंटिन्यूटी की। कोई भी काम है, अगर उसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं है, तो वो काम सफल नहीं होता। इसलिए किसी भी काम में अगर आप लगे हैं, अगर आपने एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया है, तो मेहनत कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि बस फिल कर दिया है, टाइम पे पढ़ लेंगे, तभी पढ़ लेंगे, नहीं होगा। कोई भी एग्ज़ाम है, वो कंटिन्यूटी माँगता है। आप चाहे रोज़ थोड़ा-थोड़ा पढ़ें, लेकिन अच्छे से पढ़ें। अगर कोई भी आप हमारी क्लास ले रहे हैं, किसी भी चैनल पे जाके आप पढ़ रहे हैं, तो उसको शिद्दत के साथ पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और सबसे मेन जो मैं चीज़ बताती हूँ कि रोज़ पढ़ने की आदत डालिए। कंटिन्यूटी सबसे मस्ट है, क्योंकि जहाँ भी 1 2 दिन का 3 दिन का आपका गैप आता है, तो आप चीज़ों को भूल जाते हैं। आपका मन बदल जाता है, तो आपको मन से ऊपर उठ के चीज़ों को करना है, पढ़ना है, तो फिर आपको सफल होने से, सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि यही टाइम है पढ़ने का, ये अगर निकल गया तो फिर क्या है, पछताना ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। अब इसको यहीं पे खत्म करते हैं।